जगजीवन राम वाली कैपेबिलिटी तो जीतन मांझी में नहीं है, और ना वो कैपेबिलिटी इनमें है जो रामविलास जी के बेटे हैं कि इनको रेल मंत्रालय बना दिया जाए इनके पिताजी की तरह। जितनी कैपेबिलिटी उस हिसाब से मोदी जी ने इनको रसगुल्ला या गुलाब जामुन पकड़ा दिया, आइसक्रीम पकड़ा दिया कि चलिए आप लोग खाते रहिए। एस जयशंकर है विदेश मंत्री फेल रहे, मालदीव में आपका विरोध कर दिया, श्रीलंका में आपका विरोध हो गया, बांग्लादेश में विरोध हो गया, चीन के सामने इसी जयशंकर साहब ने कहा कि हम लड़ नहीं सकते, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। जयशंकर जी ने पुतिन को साधने के चक्कर में अमेरिका को नाराज कर गए, अमेरिका को साधने के चक्कर में पुतिन को नाराज कर जाते हैं। मंत्रालयों में बहुत सारे अपॉइंटमेंट जो है वो कॉर्पोरेट के कहने पे हैं, बहुत सारे इधर उधर ऑपरेशन के कहने पे। एनर्जी सेक्टर में हरदीप पुरी जो है वो भी भारतीय विदेश सेवा के ही है, लेकिन उनको एनर्जी सेक्टर दिया गया है, वो सिंपल मोदी जी का ऑपरेशन नहीं है। अगर आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो दलितों के हिस्से क्या आया या पिछड़ों के हिस्से क्या आया। अगर यादव मंत्रियों को देखें तो उनको पास भी महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं है। पर्यावरण है ऐसे भूपेंद्र यादव के पास, लेकिन पर्यावरण को लेकर इस देश में कितना महत्वपूर्ण है और कितना कॉर्पोरेट का दबाव है सारे जानते हैं। ज्यादातर जो मंत्रालय है अपर कास्ट के पास है, और मैं ये कहने में कोई हिचक नहीं रखूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी दलित को इस योग्य नहीं समझा कि जगजीवन राम जी की तरह रक्षा मंत्री बनाए। ईवीएम और वीवीपैट लगातार हम लोग ये मसले उठाते रहे अम्बेडकरनामा पर। इस चक्कर में अम्बेडकरनामा डीमोनेटाइज भी हो गया, इसका रीच रोक दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे मजाक उड़ा रहे थे जैसे लगता था कि वो कंप्यूटर के साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, उनका क्वालिफिकेशन हम लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री अपने भाषण में जब वो भाषण दे रहे थे तो ईवीएम का वो भी मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन ईवीएम और वीवीपैट का मसला पुनः एक बार जागृत हुआ है और ये चर्चा हम लोग लगातार जारी रखेंगे अम्बेडकरनामा कि जितने वोट पोल हुए और काउंट हुए उसमें क्या मिलान है, गड़बड़ है। अलग एपिसोड इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन आज चर्चा होगी मंत्रालय की। 71 मंत्रालय, 47 SC ST OBC माइनॉरिटी, 27 ओबीसी, 10 शेड्यूल कास्ट, 5 शेड्यूल ट्राइब और 5 माइनॉरिटी में से 2 क्रिश्चियन, 2 सिख और 1 बुद्धिस्ट नाम पर अठावले साहब को मिला। क्या किसको मिला रबड़ी, किसको मिला मिठाई, किसको मिला छाछ, किसको मिला छाली और किसको मिला पानी। मंत्रालय तो बट गए हैं, मिला किसको? मैं कुछ खाली इशारा कर रहा हूँ। टॉप जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर तो है मोदी साहब, राजनाथ सिंह, फिर रक्षा मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री नितिन जयराम गडकरी, सड़क और परिवहन मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री निर्मला सीतारमन, फिर वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले का एडिशनल चार्ज सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के आवास और शहरी मामलों के मंत्री, बिजली मंत्री HD कुमारस्वामी, भारी उद्योग मंत्री, इस्पात मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री। इसमें से एक जो है वो है JDS के, जनता दल सेकुलर, देवगौड़ा साहब की पार्टी, उनके बेटे हैं। टॉप मिनिस्टर्स का मैंने नाम लिया, इसमें से सब बीजेपी के हैं, एक सिर्फ कुमारस्वामी को छोड़कर। इसमें से नजर दौड़ाइए, दूरबीन लीजिए और इसमें से देखिए टॉप मिनिस्टर्स में कौन शेड्यूल कास्ट, कौन शेड्यूल ट्राइब है, कौन इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री पे है, ये जरा देखिए। बाकी टॉप में आइए, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, जीतन राम मांझी जी को दिया गया सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, ललन सिंह पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी, ये तमाम ये सब आप जब देखते जाएंगे तो यहाँ पर टॉप मिनिस्ट्री जो है, जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, जो फाइनेंस कंट्रोल करता है, विदेश मामले, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसीज, उसमें से कहीं SC ST OBC दिखे तो हमको बताइएगा। चर्चा इसी विषय पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। JP सिंह साहब हैं, लगातार आप सुन रहे हैं। संजीव पांडे साहब हैं, लगातार सुन रहे हैं। मैंने एक इनिशियल बैकग्राउंड दे दी कि नंबर तो मंत्रियों की बढ़ा दी गई, लेकिन क्या मिला है? झुनझुना मिला है गुदगुदी लगाने के लिए, या आपके जात का मंत्री एक में बना दिया? संजीव जी, आप ही से शुरू करता हूँ। देखिए, हमने सामाजिक आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से कैबिनेट मिनिस्टरों का स्टडी किया। 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं,
तो सामाजिक रूप से अगर आप देखेंगे भारतीय परिदृश्य में, तो इसमें 6 ब्राह्मण हैं कैबिनेट मिनिस्टर में, 2 राजपूत हैं, 2 भूमियार हैं और 2 खत्री हैं, एक सिख खत्री और एक हिंदू खत्री। तो 30 में से 14 के करीब तो मोटा मोटी मुझे अपर कास्ट दिख रहे हैं, जिसमें मेजोरिटी ब्राह्मण हैं, भूमियार हैं, राजपूत हैं, खत्री हैं, 2 बनिया हैं। तो सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखिए तो 3 दलित हैं, एक दलित भारतीय जनता पार्टी के कोटे से आए हैं वीरेंद्र कुमार, और जीतन मांझी और रामविलास पासवान जी के बेटे आए हैं एलाइज कोटे से। तो 30 में से 3 दलित हैं। भूपेंद्र यादव भी आ गए हैं, उसमें यादव कैटेगरी से, अन्नपूर्णा देवी भी यादव कैटेगरी से आ गए हैं, 2 यादव भी दिखे मुझे इसमें। तो देखिए कैबिनेट मिनिस्टर की चर्चा मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि राज्य मंत्री जो होते हैं वो तो बेचारे गाड़ी पे घूमने के लिए होते हैं, बहुत सारी फाइलें भी उनके पास नहीं जाती, अगर जाती भी है तो उसमें जो 15-20% मलाई वाली फाइलें होती है वो थोड़ा बहुत चला जाता है, बहुत रोते पीटते हैं। तो ये सामान्य रूप से राज्य का रोना होता है कि हम क्या करें जी, हमारे पास तो फाइल सारा कैबिनेट के पास फाइल जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सारा कुछ है, जो सामाजिक रूप से जो ये बटा है, आप देखिए कि मंत्रालय, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय क्या है, तो महत्वपूर्ण मंत्रालय में कोई भी, ज्यादातर मंत्रालय जो महत्वपूर्ण है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, डिफेंस हो गया, अर्बन प्लानिंग हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, फिर क्या कहा जाता है, गृह हो गया, वित्त हो गया, ये सब तमाम मंत्रालय जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे में रखा है। और उसमें ज्यादातर जो मंत्री हैं, पेट्रोलियम हो गया, एनर्जी सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, IT सेक्टर इंपॉर्टेंट है, रेलवे इंपॉर्टेंट है। तो ये मैक्सिमम जो है बीजेपी के कोटे में गए हैं, और बीजेपी कोटे में भी जो अपर कास्ट जो डोमिनेंस है उनके पास गया है। उसमें हरदीप पुरी जैसे पेट्रोलियम है तो खट्टर साहब के पास पावर है। एनर्जी का एक सेक्टर, एक जो पूरा का पूरा सेगमेंट पुरी साहब के पास है, और एक सेगमेंट खट्टर साहब के पास है, दोनों खत्री कम्युनिटी से हैं। वैष्णव साहब ब्राह्मण है, राजस्थान के हैं, उनके पास रेलवे है, इंपॉर्टेंट मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है, निर्मला सीतारमन आयंगर ब्राह्मण है तमिलनाडु की, और एस जयशंकर भी आयंगर ब्राह्मण है तमिलनाडु के, जो विदेश मंत्री हैं। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के राजपूत हैं, और हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत को रखा गया है, लेकिन उनको मंत्रालय बहुत ही इस बार उनको कमजोर किया गया है, बहुत अच्छा मंत्रालय नहीं है, शायद संस्कृति मंत्रालय उनके पास है। और नितिन गडकरी जाति से ब्राह्मण है, उनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट है हाईवे ट्रांसपोर्ट, जिसपे काफी काम हुआ है पिछले 10 सालों में। कहा भी जाता है कि वेल परफॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं गडकरी साहब। तो ये जो तमाम मंत्रालय है, तो उसमें अगर आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो दलितों के हिस्से क्या आया या पिछड़ों के हिस्से क्या आएगा। अगर यादव मंत्रियों को देखें तो उनको पास भी महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं है। पर्यावरण है ऐसे भूपेंद्र यादव के पास, लेकिन पर्यावरण को लेकर इस देश में कितना महत्वपूर्ण है और कितना कॉर्पोरेट का दबाव है सारे जानते हैं। उस दृष्टिकोण से उनको दिया गया है कि कॉर्पोरेट के रास्ते में पर्यावरण हैडल ना बने, इसलिए भूपेंद्र यादव को वहां रखा गया है। तो ये जो मंत्रालय दलित जो तीनों हैं, उनके फूड प्रोसेसिंग मिल गया है रामविलास जी के बेटे को, एक को लघु मध्यम उद्योग मिल गया है, और जो तीसरे हैं समाज कल्याण है, जो भारतीय जनता पार्टी के कोष है। और भारतीय जनता पार्टी के कोटे से ज्यादा मंत्री बने हैं, एलाइज के कैबिनेट मिनिस्टर 5-6 ही होंगे मुश्किल से। तो उसमें बीजेपी के कोटे से दलित सिर्फ एक ही है, वो वीरेंद्र कुमार ही है। वीरेंद्र कुमार प्रदेश से जीत के आए हैं, 7वीं-8वीं बार सांसद है, और एक ट्राइबल है जो कैबिनेट के मिनिस्टर में है। तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि जातीय गुणागणित के हिसाब से, और दूसरा आर्थिक रूप से जो मजबूत है, और जो कॉर्पोरेट के जहां इंटरेस्ट है, वहां पे दोनों एंगल है कि बीजेपी ने अपने कोटे में रखे, और ज्यादातर जो मंत्रालय है अपर कास्ट के पास है। और मैं ये कहने में कोई हिचक नहीं रखूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी दलित को इस योग्य नहीं समझा कि जगजीवन राम जी की तरह रक्षा मंत्री बनाए। उनको बड़ी बात दे। जीतनराम मांझी को भी जगजीवन राम के योग्य नहीं समझा। जगजीवन राम जी बिहार से थे, जीतनराम मांझी भी बिहार से हैं, रामविलास जी के बेटे भी बिहार से हैं, लेकिन वो इस योग्य नहीं है कि ये जो 6 मंत्रालय है भारत सरकार के, जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, हर जगह इन्हीं का महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए विदेश मामला, वित्त मामला तो मान के चलिए कि चलिए थोड़ा सा उसमें एक्सपर्ट चाहिए, इसलिए निर्मला जी को दे दिया। विदेश मंत्री जो है वो विदेश मामलों के ऑलरेडी फॉरेन सर्विस के हैं। लेकिन वित्त और विदेश में क्या अचीवमेंट हुआ, वित्त और विदेश में क्या अचीवमेंट हुआ 10 साल में एक्सपर्ट के पास होने के बावजूद, हम सबने देखा। हाँ,
वो देखा है चीन ने कितना जमीन कब्जा कर लिया, कुछ घिघिया रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। संजीव जी, एक बहुत जी महत्वपूर्ण बात जेपी सर कह रहे हैं कि कोई भी मंत्री हो झुंझुना ही बजाएगा। अगर खाली दिखाने के लिए भी था तो नहीं नहीं पहले नहीं, कम से बिल्कुल कम। नहीं। कॉलिशन के गवर्नमेंट में कोई भी मिनिस्टर झुंझुना नहीं बजाएगा। वो जमाने थे कि राजनाथ सिंह चिड़ी फैला देते थे, अब राजनाथ सिंह को जरा चिड़ी बना के दिखाएं। और नितिन गडकरी तो कभी भी नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानते थे, और नितिन गडकरी ने स्वतंत्र रूप से अपना मंत्रालय चलाया, और इसलिए नरेंद्र सीएजी में मोदी जी ने उन्हीं का उस रिपोर्ट स्वतंत्र, पब्लिक हुआ। सीएजी हाँ के रिपोर्ट में उन्हीं का नाम आया पहले। तभी तो कह रहा हूं। यही नहीं, एनएचआई के अफसरों पे सीबीआई का रेड भी इसी कारण पड़ा। एनएचआई के अधिकारियों पे भी सीबीआई का रेड पड़ा है, क्योंकि गडकरी जी स्वतंत्र थे। गडकरी जी पे नियंत्रण रखने के लिए मनसुख भाई मांडविया को भेजा गया राज्य मंत्री बना के, लेकिन फिर भी गडकरी जी कंट्रोल में नहीं आए। तो ऐसा नहीं है, जिसके अंदर पीठ है, जिसका बैकअप है, वो सामने भी भिड़ता है। अब राजनाथ सिंह जो थे, अब उनके में दम नहीं था तो सरेंडर किए रहे, लेकिन अब हो सकता है ना करें सरेंडर राजनाथ सिंह। तो सवाल ये है कि मंत्रालयों में बहुत सारे अपॉइंटमेंट जो हैं वो कॉर्पोरेट के कहने पे हैं, बहुत सारे इधर उधर ऑपरेशन के कहने पे। एनर्जी सेक्टर में हरदीप पुरी जो है वो भी भारतीय विदेश सेवा के ही हैं, लेकिन उनको एनर्जी सेक्टर दिया गया है। वो सिंपल मोदी जी का ऑपरेशन नहीं है कि मोदी जी ने कर दिया। एस जयशंकर सिंपल मोदी जी का ऑपरेशन नहीं है कि मोदी जी ने एस जयशंकर को विदेश मंत्री लगा दिया। बहुत चीजों को साधने के लिए बहुत सारे लोग मिनिस्ट्रियों के अपॉइंटमेंट्स में, मिनिस्ट्री एलोकेशन में अपना इन्फिल्ट्रेशन रखते हैं। हालांकि एस जयशंकर एज ए विदेश मंत्री फेल रहे। मालदीव में आपका विरोध कर दिया, श्रीलंका में आपका विरोध हो गया, बांग्लादेश में विरोध हो गया, चीन के सामने इसी जयशंकर साहब ने कहा कि हम लड़ नहीं सकते, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। जयशंकर जी ने पुतिन को साधने के चक्कर में अमेरिका को नाराज कर गए, अमेरिका को साधने के चक्कर में पुतिन को नाराज कर जाते हैं। तो जयशंकर जी बहुत सफल विदेश मंत्री नहीं है, लेकिन चूंकि ब्यूरोक्रेट हैं और एक बहुत बड़ा उसमें कुछ ना कुछ खेल है, इसलिए जयशंकर जी कोई पॉलिटिकल बंदे की जगह जयशंकर जी को बनाया गया है। तो मेरा ये मानना है कि जिसके अंदर दम है वो असर्ट भी करता है, पीछे भी उसने असर्ट किया, अपने हिसाब से चलाया। और अब माइनॉरिटी की है अब, और ये चाहे मंत्रालय है, ऐसा नहीं है कि जो कहेंगे वो चिड़ी फैला देंगे। पहले कॉर्पोरेट सेक्टर अगर डायरेक्ट मोदी जी को डील करता था, तो अब कॉर्पोरेट सेक्टर को इन मंत्रियों को भी डील करना पड़ेगा, निश्चित रूप से डील करना पड़ेगा, और इन मंत्रियों से सीधा संवाद करना पड़ेगा। अगर वो चाहेंगे कि इन मंत्रियों को हम सीधा मोदी जी के हिसाब से ऑपरेट कर लें, तो नहीं हो पाएगा कि मोदी जी कह देंगे और ये सारे मंत्री मान लेंगे। लेकिन चूंकि कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है गवर्नमेंट के अंदर, सांसद उनके बहुत सारे जीत के आए हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आप ध्यान रखिए, एक कॉर्पोरेट के बहुत बड़े बंदे इस मंत्रालय में नहीं है चुनाव हारने के बाद। राजीव चंद्रशेखर प्योर कॉर्पोरेट के थे, लेकिन अब इस बार नहीं रखा गया है, या तो उनकी उपयोगिता खत्म हो गई है। कॉर्पोरेट के एक और बंदे हैं जिनको कॉर्पोरेट सेट करना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं आ पाए हैं, वो झारखंड से हैं, लेकिन वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम मंत्री बन जाए, लेकिन वो नहीं बन पा रहे हैं। अब क्या उसमें गुणा गणित आ रहा है, वो नहीं हो रहा है। झारखंड से फिर किसी और को बनाया गया, या तो झारखंड में चुनाव होने के कारण अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है मंत्री, एक महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है, नहीं तो निशिकांत दुबे का मंत्री बनना तय था। तो मेरा ये मानना है कि ये जो पूरे की पूरी जो सरकारों में माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, अब वो सहयोगी दल तो जो है, जीतनराम मांझी तो इसी में खुश है कि हमको लघु मिल जाए चाहे मध्यम मिल जाए, हमें अकेला है, मंत्री तो बनी गए, कैबिनेट मिनिस्टर तो बनी गए, इतिहास में बिहार के मुख्यमंत्री और प्लस केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर। और ना जगजीवन राम की तरह उनके अंदर कैपेबिलिटी है तो रक्षा मंत्री उनको कोई बना दे, ना उनको कोई वित्त मंत्री बना दे, ना उनको विदेश मंत्री बना दे। संजीव जी, जी जेपी सर तो बहुत हार्ड लाइन मार रहे हैं, बोला ये सब कुछ नहीं है, चुपचाप बैठ के वहां पे खाली दो बातें चाय हैं पिलाया। सर, मैं तो सिंपल बात बोलता हूँ कि कुछ पढ़े लिखे दलित थे जिनको आप कैबिनेट रैंक पे ले जा सकते थे, जैसे अर्जुन राम मेघवाल थे, अभी हैं। आपने स्वतंत्र प्रभार लॉ कैबिनेट देने में उनको क्या प्रॉब्लम थी इस सरकार को? पहले भी तो कैबिनेट थे, पहले तो कैबिनेट मिनिस्टर थे, स्वतंत्र प्रभार दे रखा था, शायद राज्य मंत्री का प्रभार स्वतंत्र में दे रखा था पीछे, अभी तो स्वतंत्र प्रभार में है वो उसमें नहीं है।
कैबिनेट रैंक पे नहीं है, उनको दिया जा सकता था। लॉ एक इंपॉर्टेंट मंत्रालय है जिसमें आप कैबिनेट रैंक पे दे सकते थे। जब शंकर प्रसाद को आपने कैबिनेट दिया तो अर्जुन राम मेघवाल से आपको क्या प्रॉब्लम है कि आपने उनको कैबिनेट नहीं दिया? दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि 2-3 बातों पे अभी सेंटर और सहयोगी और विपक्ष की टेस्टिंग होगी शुरुआत में ही। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है डिप्टी स्पीकर का कि इतिहास में पहली बार हुआ आजादी के बाद 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूशनली ये मैंडेटरी है, शैल भी शब्द का इस्तेमाल है कि एक डिप्टी स्पीकर होगा, और वो डिप्टी स्पीकर पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, नोटिस हो गया है, और सामान्य रूप से कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है कि कितने दिन में डिप्टी स्पीकर बनाएंगे, लेकिन मैक्सिमम 2 या 2.5 महीना गया था किसी जमाने में 1990 के दशक में, जब 2 या 2.5 महीने के बाद डिप्टी स्पीकर अपॉइंट हो गया था। नॉर्मली क्या होता है कि स्पीकर चुनाव के 2 या 3 दिन बाद डिप्टी स्पीकर का पोस्ट, और सामान्य रूप से विपक्ष को यह पोस्ट दे दिया जाता है डिप्टी स्पीकर, और 2 या 3 दिन मैक्सिमम लगता है। सैलरी का मतलब है कि इमीडिएट जैसे ही स्पीकर का चुनाव होगा अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो जाएगा। विपक्ष ने पूरे 5 साल इसकी आवाज नहीं उठाई कि डिप्टी स्पीकर आप चाहे सत्ता पक्ष को ही दीजिए, चाहे सहयोगियों को दीजिए या विपक्ष को दीजिए, पिछले 5 साल में विपक्ष ने कोई बात नहीं करी। अब मैं समझता हूं कि विपक्ष इस बार मजबूत है, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट मांगना चाहिए। स्पीकर की पोस्ट की चलिए टीडीपी बीजेपी के बीच डिस्कशन चल रहा है, आज भी आ रहा है कि ओम बिरला और पुरंदेश्वरी के बीच स्पीकर पद की रेस है, दोनों बीजेपी से हैं, और चंद्रबाबू नायडू नहीं चाहते हैं पुरंदेश्वरी को, क्योंकि वो पॉलिटिकल राइवल है, एक ही फैमिली के हैं, और फैमिली में वहां काफी जंग भी हो चुका है। पहले भी नायडू जो है अपने ससुर के खिलाफ विद्रोह कर चुके हैं। तो मसला फंसेगा डिप्टी स्पीकर और लीडर ऑफ अपोजिशन को कि पिछले दिनों पीछे कानून रूल्स को तोड़ते हुए कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट नहीं दिया है और डिप्टी स्पीकर भी नहीं बनाया। तो इस पर यह तय हो जाएगा कि विपक्ष जो है कितना मारक बनता है पहले 10 दिनों में ही। मंत्रालय के बंटवारे में मोदी जी ने अपना चलाया है, इसमें कोई शक नहीं है, और मोदी जी ने चलाया है, क्या कारण है वो सारा हमने कल आपको बताया भी था कि फिलहाल मोदी जी कह रहे हैं कि ठीक है आप स्टेट में मजबूत होइए, हम दिल्ली में मजबूत होते हैं, आप स्टेट संभालिए, और नीतीश जी को भी लॉलीपॉप दे दिया होगा कि आप चीफ मिनिस्टर बने रहिएगा, आप हमें इधर सहयोग करते रहिए, हम आपको 5 साल उधर और निकाल देंगे, बिहार हमारे लिए अब महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये भी एक कुछ डील हो सकती है नीतीश कुमार और केंद्र के बीच। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, हालांकि इसमें मुझे सच्चाई नहीं लगती, कि जो क्षेत्रीय नेताओं की एक माइंडसेट होती है कि जब तक उनके परिवार का कोई व्यक्ति ऊपर ना हो तो अपनी ही पार्टी के किसी भी नेता को बहुत मजबूत मंत्रालय में नहीं बैठने देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमसे ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। तो बहुत लोग कहते ये भी कह रहे हैं कि ललन सिंह को इसलिए रेल मंत्रालय नहीं बोला कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे, कहते थे तो ज्यादा मजबूत हो जाएगा, पहले भी लालू यादव के साथ ये अंतर खाते साठ-गांठ कर रहा था। चंद्रबाबू नायडू भी नहीं चाहते कि उनके परिवार को छोड़ के कोई भी व्यक्ति टीडीपी से आए और दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट वित्त मंत्रालय लेके अपना नाम रोशन करे, और नायडू के लिए कल को चुनौती बने। क्षेत्रीय छत्रपों में एक बड़ी समस्या है, लालू प्रसाद यादव के पप्पू यादव से यही समस्या थी ना कि अगर वो कांग्रेस से जीत के जाता तो बड़ा नेता बनता, हालांकि वो जीत गया, लेकिन पप्पू यादव से एक यही समस्या थी कि बिहार में हमसे बड़ा कोई चेहरा कैसे दिख जाए। लालू और तेजस्वी की यही प्रॉब्लम थी पप्पू यादव से। तो ये रीजनल छत्रप जो होते हैं, जो छोटे से पॉकेट के जो सामंत होते हैं, फ्यूडल माइंडसेट वाले, उनकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि अपनी ही पार्टी में वो चाहते हैं कि उनके अंदर जितने भी लीडर हैं उनके पैर पकड़ते रहे, लेटते रहे, इनकी पहचान दिल्ली में न बने, ये अपने एरिया में ही कुएं के मेढक बन के रहें। एक ये फैक्टर है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये भी सच्चाई है चंद्रबाबू, लेकिन ये चर्चा में है। हमने कई लोगों से जब बात करी तो चर्चा में भी है कि ये भी एक मसला है कि नहीं चाहता कोई क्षेत्रीय दल का नेता तो उसकी पार्टी का लीडर जो है तो बड़ा मंत्रालय लेके वो, तो ये मोदी जी को सूट कर गया। और अगर मोदी जी कहते हैं चंद्रबाबू नायडू को कि आप कम्मा इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, अगर वो नीतीश कुमार को कहते हैं कि आप सीएम बन जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बीजेपी का, आप अगले 5 साल सीएम कंटिन्यू कीजिए, तो नीतीश कुमार को क्या प्रॉब्लम है? डिप्टी पीएम तो उनको बनाने से कोई रहा यहाँ पे, तो बिहार का चीफ मिनिस्टर क्या बुरा है? तो ये भी एक मसला होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगोशिएशन होगा, या कुछ ना कुछ। देखिए सहयोगी दलों का टीडीपी का एक हिस्ट्री देखिए सर, 1990 से
कोई भी ऐसा गठबंधन नहीं है जिसमें ये घुसने की कोशिश ना करते रहे, और घुस भी जाते रहे हैं, चाहे डायरेक्ट में घुसते हैं या इनडायरेक्ट में घुसते हैं। तो इनकी क्रेडिबिलिटी भी नीतीश कुमार वाली ही है कि कभी उधर कभी उधर। 1990 से टीडीपी का आप पूरी हिस्ट्री देखिए तो हर सरकार में दाएं बाएं करके रहे हैं, अगर माइनस यूपीए कर दीजिए तो ये एक 1990 से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे हैं केंद्र की राजनीति में और अपना एग्जिस्टेंस दिखाते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू भी एग्जिस्टेंस दिखाएंगे, लेकिन अभी वो मौके की तलाश में है कि अभी 1 साल हम अपना सिस्टम ठीक कर ले आंध्र प्रदेश के अंदर, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। मिला जुला के सवर्ण कैबिनेट है, ब्राह्मण सवर्ण इज इक्वल टू कैबिनेट। और ये संजीव जी का बढ़िया विश्लेषण था, कास्ट वाइज एनालिसिस में नहीं किया था, लेकिन बहुत शानदार रहा कि मिला जुला के एक शिवराज सिंह चौहान ओबीसी हैं और बाकी तो खत्म भूपेंद्र यादव ओबीसी है, अन्नपूर्णा देवी ओबीसी है, ओबीसी नेता आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ओबीसी नेता है, लेकिन उनके पास मंत्रालय जो है वो इम्पोर्टेंट के जो 8-10 मंत्रालय होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट इंटरेस्ट होता है, जहां पे बहुत ज्यादा धन का प्रवाह होता है, वो मंत्रालय जो है वो मैक्सिमम जो टॉप लेवल पे जो ये लोग हैं इन्हीं के पास है, चाहे डिफेंस हो, चाहे वित्त हो, चाहे वो होम हो, चाहे पावर हो, हेल्थ हो। एक इशू पे चर्चा हम लोग करेंगे अगले एपिसोड पर कि आरएसएस, ये लोग ये फैला रहे हैं कि आरएसएस नहीं चाहता था इसलिए मेजोरिटी नहीं आया। मैं समझता हूँ ये मिथ है, चित भी मेरी पट भी मेरी। आरएसएस का खेल ही यही होता है। यही बात अगर चुनाव से पहले अगर कहते, अखबारों में मैंने खबर पढ़ी, इस पे एक अलग से हम लोग विश्लेषण करते हैं कि आरएसएस खेल क्या करता है। लोग चुनाव लड़ रहे थे, जनता लड़ रही थी चुनाव, लेकिन कम सीट आया तो उसका भी क्रेडिट आरएसएस लेना चाहता है। आरएसएस मोदी से कब अलग, कभी नहीं। इस पे अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। शुक्रिया।